स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 14 का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है। रिंकू सिंह की वो खिलाड़ी आज करोड़ों में बिक चुका है, आईपीएल खेल रहा है और इंडिया टीम के लिए खेल रहा है। उस खिलाड़ी की एक टाइम पे जॉब लगी थी म्यूनसिपैलिटी में झाड़ू लगाने की। अगर कोई बच्चा भरतपुर में रहकर सपना देखता है एक अच्छे लेवल क्रिकेट खेलने का, तो ऋषभ पंत उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे उनके पास, तो गुरुद्वारों में जाके रुकते थे, लंगरों में खाना खाते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप भरतपुर में रहते हैं और क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हैं तो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं जो मेरे छोटे भाई भी हैं, जिन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे खेला है और आज भी वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं हर्षराज सिंह का, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया इस जगह पे कि हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर पाएँ। खैर, जो आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। मतलब जो नए यंगस्टर हैं उनके लिए अवेयरनेस का, उनको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि कैसे चीज़ें होती हैं और किस तरीके से होती हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, हर्ष के बारे में जानते हैं। हर्ष ने अपनी क्रिकेट जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आज वो किस तरीके से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, स्पेशली भरतपुर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। सो हर्ष से पूछते हैं कि इनका बचपन भरतपुर में कैसा बीता और क्रिकेट का इंटरेस्ट कैसे पड़ा। क्रिकेट का इंटरेस्ट की बात करी जाए तो भैया मैंने 2013 के आसपास मैंने क्रिकेट चालू की थी और काफ़ी सारे बच्चों की तरह सिमिलर अगर बोले जाए तो MS धोनी और 2011 का जो वर्ल्ड कप जिस तरीके से उन्होंने जिताया, वो एक तरीके से का फैन मूवमेंट के टाइप हो जाता है। तो उसको देख के हर किसी के अंदर एक एक्साइटमेंट जागती है कि यार हम भी ऐसा कुछ करें और हम भी इस तरीके से आगे चल के कुछ खेलें। तो वो सिमिलर वही चीज़ थी, उसको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि कुछ हम भी किसी बड़े लेवल पे खेलें, वो सीन था। तो 2013 में आप कितने साल के थे, क्या कर रहे थे आप? 2013 में भैया मैं स्कूल में था, आपके स्कूल में 10th 11th? नहीं, छोटा था उस टाइम पे। तो मैं 2013 में मैंने सपना देखना चालू किया यार कि मेरे को भी खेलना है। हाँ। मगर खेलने के लिए अगर किसी भी क्रिकेटर को बड़े लेवल पे खेलना है तो सबसे पहली चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक क्रिकेट एकेडमी का होना कि जहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सको। मगर तब मैं जब 8th क्लास में था, भरतपुर में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। उस टाइम पे मतलब ना भरतपुर में कोई एकेडमी थी, सिर्फ एक जो हमारा जो लोकल स्टेडियम है, हाँ, लोकल ग्राउंड है, उनके अंदर जाके क्रिकेट खेलते थे और ऐसा कुछ नहीं था। लोहागढ़ स्टेडियम में भी कोई अकेडमी कोई अकेडमी नहीं थी, प्रॉपर रन नहीं करती, कोई प्रॉपर अकेडमी नहीं थी भरतपुर के अंदर। जो भरतपुर के अंदर जो प्रॉपर अकेडमी खुली वो खुली 2015 के अंदर। 2015 के अंदर 10th क्लास में जब मैं आ गया था, तो उसके बाद मैं चालू कर पाया क्रिकेट प्रैक्टिस करना। क्योंकि यार आप जानते हो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हाँ, तो माँ बाप क्या है बाहर शहर भेजना अलाउड नहीं करते हैं, राइट, कि जयपुर चले जाए। कईयों के कर देते हैं, कईयों के नहीं करते, राइट। तो वो चीज़ हो जाती है। तो 10th में आपने स्टार्ट किया, फिर 11th 12th आपने भरतपुर में कुछ अकेडमी से, हाँ, भरतपुर में प्रैक्टिस करी मैंने। फिर आप कहीं और, फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि अगर अब आगे खेलना है क्रिकेट तो फिर किसी और अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए जहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाए। मतलब थोड़ा हम भी देख पाए कि क्रिकेट कैसे होती है और बड़े शहर में जाके कि जहाँ बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो भरतपुर के इंसान के लिए, तो भरतपुर के खिलाड़ी के लिए तो एक जयपुर ही सबसे पास पड़ता है। सही बात है। तो फिर मैं जयपुर शिफ्ट हो गया। जयपुर जाके मैंने क्रिकेट खेली कई साल वहाँ पे। हर्ष, जैसा कि आपने बताया कि जयपुर में आपने प्रैक्टिस करी और हाँ, SMS अकेडमी में शायद आपने प्रैक्टिस करी होगी। मतलब जयपुर में प्राइवेट अकेडमीज होती हैं भैया, उन अकेडमीज के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। SMS स्टेडियम में जाके प्रैक्टिस करें ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। तो हर्ष, जैसा कि आपने बताया कि आपने उस टाइम पे जयपुर जाके, क्योंकि भरतपुर में इतनी कोचिंग्स अकेडमी नहीं थी, बट आज हम देखते हैं कि भरतपुर में भी अकेडमी कोचिंग स्टार्ट हो रही है, तो आपने वहाँ जाकर प्रैक्टिस करी। बट अगर कोई बच्चा भरतपुर में रहकर सपना देखता है एक अच्छे लेवल क्रिकेट खेलने का, तो वो उस सपने के पास कैसे जा सकता है? तो भैया सबसे पहली चीज़ तो अगर किसी बच्चा को ये सपना देखता है कि मेरे को भी बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, IPL खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपने ड्रीम को लेके क्लैरिटी होना। क्रिकेट आज के टाइम पे इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि उसके बारे में ड्रीम देखने के लिए आपको एक क्लैरिटी चाहिए कि कितनी भीड़ है। करोड़ों लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं और उनमें से 11 प्लेयर टीम इंडिया के लिए पहुँचते हैं। हाँ, IPL आने से सबसे बढ़िया चीज़ ये हुई है कि
एक और ज़्यादा स्टेज मिल गई है खेलने के लिए। आईपीएल में 10 टीम होती है, उन 10 टीमों के अंदर भी अगर आपको मौका मिल जाए खेलने का तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। तो और उसके लिए क्रिकेट जर्नी बिगिन करने के लिए सबसे पहले खिलाड़ी को चाहिए होता है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, एक अच्छी एकेडमी का होना और एक अच्छे कोच का होना। एक कोच ही ऐसी चीज़ है, कोच ही एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी थिंकिंग डेवलप कर सकता है, जो कि आपकी नॉलेज डेवलप कर सकता है और आपको बता सकता है क्रिकेट के बारे में। तो ये बिगनिंग की कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो आपको क्लैरिटी चाहिए और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट चाहिए खिलाड़ी के लिए। अभी क्या हम अपनी सिटी में एक अच्छा कोच, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगनिंग लेवल पे क्या हम वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, या आज बच्चों को आज भी बाहर जाना पड़ेगा टू परस्यू देयर ड्रीम्स? भैया देखा जाए तो जो क्रिकेट स्टार्टिंग करने की जो जर्नी होती है ना, जो बेसिक लेवल की जो सुविधाएं चाहिए होती हैं कि एक खिलाड़ी अपनी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए सुविधा आज हमारे भरतपुर शहर के अंदर है। मतलब ऐसी एकेडमीज़ हैं, ऐसे कोचेज़ हैं जिनको ये नॉलेज है कि एक बच्चे का बेस कैसे डेवलप करा जाए, उस बच्चे की बेसिक स्किल्स कैसे डेवलप करा जाए, या वो बैटिंग करना चाहता है या बॉलिंग करना चाहता है या कीपिंग, तो उसकी सुविधाएँ भरतपुर के अंदर हैं। भरतपुर के अंदर बहुत समय बाद बने, मगर हाँ अब भरतपुर के अंदर भी कुछ क्रिकेट ग्राउंड्स भी और कुछ क्रिकेट एकेडमीज़ भी हैं। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे, कुछ कोचेस कि जो आपको लगता है कि कि वो कुछ गेन कर सकते हैं वहाँ से और ग्राउंड्स उनके लिए अच्छे हैं, तो कुछ अगर आप बताना चाहें कि दे कैन गो दैट कोच? उसके लिए है कि थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव इशू है मेरे हिसाब से। राइट। कि कई कुछ एकेडमी है, एसआर क्रिकेट क्लब है, महाराजा सूरजमल क्रिकेट एकेडमी है, 19 स्पोर्ट्स क्लब है ये, और नीलकंठ क्रिकेट एकेडमी है, ये 3-4 क्रिकेट एकेडमी भरतपुर में रन करती हैं आज के टाइम पे। तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव इशू है कि आपको जो सूटेबल लगे, मगर मैं तो ये कहूँगा कि बेसिक लेवल पे अगर आपको शुरू करनी है तो सारी एकेडमी बेसिक लेवल के लिए ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो कि नहीं अब और आगे का देखना है, तो मैं ये कहूँगा कि और अच्छी एकेडमी में और बड़े शहर का एक्सपोजर वो एक थोड़ी सी ज़रूरी है। मगर हाँ इतना है कि एक अच्छी नॉलेज मिल पाए आपको कि कैसे क्रिकेट चलती है, कैसे आपको अपनी जर्नी करनी है, वो सारी चीज़ें। तो हर्ष, अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना भरतपुर में स्टार्ट करना है तो क्या बेस्ट एज हो सकती है? किस एज से उसे चालू कर देना चाहिए एटलीस्ट? भैया मैं इसके लिए एक चीज़ कहूँगा कि क्रिकेट भी एक गेम है। खेल खेलना तो बच्चे बचपन में ही शुरू कर देते हैं, मगर अगर ये देखना कि उस लेवल तक पहुँचना है कि बड़े लेवल पे खेलना है, तो एक नॉर्मल एज होती है क्रिकेट के लिए 11 to 12 ईयर्स में एक चालू कर देना चाहिए। जब बच्चा 6th क्लास में होता है, हाँ 6th या 7th क्लास में हो, तो उसको खेलना चालू कर देना चाहिए कि अच्छी एकेडमी में जाए, अच्छी जगह प्रैक्टिस करे, ताकि उसको एक अच्छा टाइम मिल पाए अपने करियर के लिए, अपने करियर बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि क्रिकेट जैसी चीज़ के लिए यह है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, समय देना पड़ता है। 5-5 साल 10-10 साल लगते हैं तब जाके खिलाड़ी एक बड़े लेवल पर पहुंचता है। और जनरली जिन खिलाड़ियों ने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है, तो उन सब में एक कॉमन ट्रेड जो देखा गया है वो ये है कि उन्होंने अर्ली शुरुआत की थी। 11 to 12 या 13 की एज में उन सब खिलाड़ियों ने शुरुआत की थी। और एक और बहुत बड़ी चीज़ वो थी कि सपोर्ट, किसी ना किसी का सपोर्ट होना, किसी माँ बाप का सपोर्ट होना, या फैमिली के किसी और मेंबर का सपोर्ट होना, या फिर किसी कोच का बहुत ज़्यादा किसी खिलाड़ी के प्रति सपोर्ट होना। तो वो एक जो है कॉमन चीज़ देखी गई है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अर्ली एज पे शुरू करना आपको एक ज़्यादा टाइम देता है खेलने के लिए। तो भरतपुर में कितने साल उस बच्चे को खेलना चाहिए और फिर बाहर की एकेडमीज देखनी चाहिए? क्या 12 तक बच्चा जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड है टुवर्ड्स क्रिकेट, तो कितने साल अपनी होम सिटी में और स्पेशली हमारी सिटी में खेलना चाहिए और फिर मूव आउट कर लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? भैया वो डिपेंड करता है कि खिलाड़ी का गेम में कितना इम्प्रूवमेंट आया, उसके अंदर कितनी अच्छी प्रतिभा है कि उसके गेम की, तो उसके हिसाब से उसको ये डिसीजन लेना चाहिए। और जैसे कि क्रिकेट में क्या है भैया, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि टूर्नामेंट की जो जर्नी चालू होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से चालू हो जाती है। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और फिर सीनियर, इस तरीके से चालू होती है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से एक अलग प्लेटफॉर्म आपको सेपरेट मिलेगा। अंडर 14 तक के एज ग्रुप के बच्चे उसी ग्रुप में खेलेंगे, अंडर 16 तक के उस ग्रुप में खेलेंगे। बड़ा एज का ग्रुप का बच्चा छोटे एज के ग्रुप में आके नहीं खेल सकता है। तो फिर एक खिलाड़ी ने देखा कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलने गया, वहाँ पर जाके उसने अंडर 14 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, या वो अंडर 16 के अंदर गया और उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर उसको बाहर जाके
खेलना चाहिए। मतलब खेलना इन द सेंस ये नहीं कि अपने शहर को छोड़ दो, मैं अपने शहर को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि जाके टूर्नामेंट्स खेलो, अलग अलग शहर में जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, और आजकल राजस्थान में ही बहुत जगह अलग अलग नए नए टूर्नामेंट्स होने लगे हैं। उन टूर्नामेंट्स में जितना जाके खेलोगे, वो टूर्नामेंट क्या होता है ना, एक तरीके का एक कल्मिनेशन होता है जहाँ पर सब जगह के प्लेयर आके खेलते हैं। तो आपको ये भी पता लगता है कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हो उनके साथ, जो बाकी सारे खिलाड़ी हैं उनके कंपटीशन में आप कितना अच्छा खेल रहे हो। तो वो एक जो मेंटली जो डेवलप करता है ना खिलाड़ी को, वो जो एक्सपोजर देता है और खिलाड़ियों के बीच में खेलना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो मतलब एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, जगह जगह जाके खेलना, जितना हो सके उतना एक्सपोजर लेना, वो सारी चीज़ें। आज भी आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से? अब मैं क्रिकेट से भैया कहा जाए तो मैं इस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ कि रेगुलर नहीं खेलते, इनकंसिस्टेंट खेलते हैं। बाकी हाँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि खेल रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे खेल रहे हैं, तो उनके संग जुड़े रहते हैं, तो थोड़ा इनडायरेक्ट कनेक्शन है अब क्रिकेट से देखा जाए तो। आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि कैसे आपका क्रिकेट छूटना हुआ? या जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रिकेट की जर्नी एक थोड़ी सी अर्ली एज में शुरू होनी चाहिए। मेरी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी 16-17 साल की एज में। 16-17 साल की एज में जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू की थी, तो भैया मैं बताऊं आपको 2-2.5 साल बाद जाके तो क्लैरिटी आती है कि चीज़ें होती कैसे हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि इस तरीके से टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद एक चैलेंजर लेवल होती है, चैलेंजर लेवल के बाद आप स्टेट लेवल पर पहुँचते हो, और फिर स्टेट लेवल के बाद की जर्नी होती है, जोनल लेवल्स होते हैं। तो 2-2.5 साल बाद जाके तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये रहा कि एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि आप दे सकते हो अपना गेम के लिए। तो मैंने भी 9-10 साल अपने गेम के लिए दिए, जो कि सफिशिएंट था। उस दौरान मेरे को लगा कि यार कि अब मैं और ज़्यादा समय उस चीज़ के ऊपर नहीं लगा सकता, करियर के बारे में और चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। उस वजह से मेरे को अपना गेम छोड़ना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा, अगर आज के टाइम पे कोई भी अगर अपनी क्रिकेट की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा अर्ली एज में चालू करें। माँ बाप भी, कई माँ बाप पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनको थोड़ा सा जुनून रहता है कि नहीं यार मेरा बेटा खेले, मेरा बच्चा खेले, बेटा खेले, बेटी खेले। आज तो बेटियाँ भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं। तो एक थोड़ा सा अर्ली एज में उनको शुरू करवाएं वो चीज़। आपको क्या लगता है कि एक अच्छे कोच की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है एक प्लेयर की लाइफ में? भैया मैं एक एग्जांपल के शुरू करना चाहूँगा आपके इस सवाल के बारे में। एक दिशांत याग्निक करके एक प्लेयर थे राजस्थान के रणजी ट्रॉफी के। उन्होंने कोई 100-150 मैच खेले और आज के टाइम पे वो क्रिकेट के कोच हैं। शायद इस सीज़न में वो दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, इससे पहले वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। बहुत बड़े कोच हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं जब जयपुर में रहता था ना, तो हमारी एकेडमी में आए थे वो। तो उन्होंने हमको सारे खिलाड़ियों को एक जगह असेंबल किया और उन्होंने एक चीज़ बताई। एक खिलाड़ी को बुलाया, अपने सामने खड़ा करा और सामने एक स्टंप लगा दिया, ऐसे मान लो 10 मीटर की दूरी पे। तो खिलाड़ी को बताया कि ये अभी तू खड़ा है, वो सामने तेरा स्टंप लगा हुआ है ना, वो तेरा गोल है। वो जो स्टंप लगा हुआ वो तेरा गोल है। अब उस गोल तक तेरे को कैसे पहुंचना है, तो ये तेरे को तेरा कोच बताएगा, है ना। कोच की बात सुनेगा, एकदम सीधा सीधा चलता रहेगा तो एकदम सीधा सीधा उस पर पहुंच जाएगा, है ना। और कोच नहीं होगा, गोल की तो पता है मगर ये नहीं पता कैसे पहुंचना है। कोच तो बता देगा देख ऐसे ऐसे चल के वहां तक पहुंचना है। कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, मगर अपने एम पे नहीं पहुंच पाएगा। तो वो एक चीज़ है कि एक कोच का होना, एक अच्छे कोच का होना कितना ज़रूरी है। एक कोच है ना आपका मार्गदर्शक होता है, मतलब आपको रास्ता जो दिखाएगा ना वो एक कोच दिखाएगा। कोच क्या है, उन रास्तों पे चलाए। कोच या तो वो खेला है या उस खेल से जुड़ा हुआ रहा है, उसको उस खेल की नॉलेज है और आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो भरोसा दिखाना ही पड़ेगा, भरोसा आपको कोच के ऊपर दिखाना ही पड़ेगा कि ये मेरा कोच है, जैसा ये कहेंगे वैसा मैं करूँगा। और एक बड़े कोच का होना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि अगर आपके कोच इंडियन टीम तक खेले हुए हैं या फिर एक रणजी ट्रॉफी लेवल तक खेले हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। रणजी ट्रॉफी लेवल तक भी अगर कोई कोच खेले हुए हैं तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इस तरीके से भी अगर कोच होंगे तो वो आपकी बहुत अच्छी गाइडेंस में आपको हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ होती है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है हर्ष कि हम ऐसे जज तो नहीं कर सकते, बट हमें पता कैसे चलता है कि कोच वो अच्छे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोच
हम समझ नहीं पाते कि कोच कैसे हैं, तो कैसे उसका फाइंड आउट करें? भैया मैं आपको इसको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। जो कि एक नई खिलाड़ी है ना, एकेडमी ज्वाइन करेंगे, एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ट्राई कर सकते हैं। आप जिस एकेडमी में ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, एक बार थोड़ा ये देखिए कि उस एकेडमी से कैसे खिलाड़ी निकले हैं, उस एकेडमी का आउटपुट कैसा रहा है। है ना। आप एक कॉर्पोरेट में अगर एक कोई इंसान किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो वो यूँ नहीं है कि रैंडम 4-5 कंपनी देखी और कोई भी ज्वाइन कर ली। वो यूँ देखेगा कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के इतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो यहाँ क्रिकेट एकेडमी का रेवेन्यू रहेगा, उसके खिलाड़ी किस लेवल तक उसके खिलाड़ी खेल रहे हैं, है ना। तो वो मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन होता है देखने का। जैसे कि मैं आपको मेरी एकेडमी का एग्जांपल देता हूँ। मैं जयपुर में अरावली क्रिकेट क्लब में खेलता था। आज मेरे क्लब से 4 प्लेयर इस साल आईपीएल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग टीम्स के लिए। और उसके अलावा भी मेरी एकेडमी से कई सारे प्लेयर राजस्थान में रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अंडर 23 खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, अंडर 16, अंडर 14 हर लेवल पे खेल रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो ये जितने खिलाड़ी इस एकेडमी से खेल रहे हैं पूरे राजस्थान में किसी एकेडमी से नहीं खेल रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो एक्सपोजर मिलेगा ना कि बड़े खिलाड़ी रहते कैसे हैं, वो किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना, हर जगह सक्सेस के पीछे लोग इस तरीके से भाग रहे हैं ना, चीज़ें बहुत फास्ट होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही हैं। तो उस फास्ट पेस को कैसे मैच करना है वो आप एक अच्छे खिलाड़ी को देख के ही तो सीख पाओगे। वो आपको एक अच्छा कोच ही तो बता पाएगा। तो वो अच्छा कोच फाइंड करना एक इस तरीके से हो सकता है कि आउटपुट क्या रहा है, कितने खिलाड़ी वहाँ से खेल रहे हैं। तो एक थोड़ा सा क्या भरोसा होता है, और भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। बिना भरोसे के कुछ भी नहीं है। सही बात है। बिलीव मतलब इफ़ यू कैन नॉट बिलीव सो देयर इज नथिंग टू गो। राइट। तो हर्ष, जैसा कि आपने अपने एकेडमी के बारे में बताया, अरावली क्रिकेट एकेडमी, जो जयपुर में लोकेटेड है, तो वहाँ से काफ़ी आईपीएल प्लेयर्स निकले आपने बताया। तो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन प्लेयर्स निकले और अभी किस टीम में क्या कर रहे हैं वो? तो भैया इस साल अरावली क्रिकेट क्लब से इस साल 4 प्लेयर खेल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे राजस्थान से इस साल 6 या 7 खिलाड़ी जो इस बार आईपीएल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से 4 अरावली क्रिकेट क्लब से हैं। तो उनमें एक है नंबर 1 अशोक शर्मा, कार्तिक शर्मा, मुकुल चौधरी और आकाश सिंह। मुकुल चौधरी और आकाश सिंह दोनों वो एक ही टीम में है, लखनऊ सुपर जायंट्स में। आज उनका मैच भी आ रहा है लाइव, है ना, जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। है ना, अपलोड तो ये वीडियो थोड़ा बाद में होगी, है ना। तो मुकुल चौधरी की मैं आपको बताऊं, मुकुल चौधरी सीकर से आता है। आकाश सिंह के बारे में तो मैंने बता ही दिया, हमारे भरतपुर के हैं। पिछले 4 या 5 साल से कंटिन्यूसली वो आईपीएल खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी टीम्स में खेले हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन सब टीमों में खेले हैं वो। मुकुल चौधरी, ये लड़का पहली बार आईपीएल खेल रहा है। इसको 5 करोड़ 60 लाख में उसने लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। सीकर का लड़का है, पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत टैलेंटेड लड़का है, बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन है, छक्के बहुत अच्छे मारता है ना। मतलब इसने कई साल अरावली क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस करी है, 5 या 6 साल से ये उसी एकेडमी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक खिलाड़ी है कार्तिक शर्मा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और आखिरी खिलाड़ी आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अशोक शर्मा। अशोक शर्मा को इस साल 95 लाख में जीटी ने खरीदा है। ये खिलाड़ी इससे पहले राजस्थान रॉयल्स में था और उससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स में था। ये तीसरे साल आईपीएल में आया है, मगर मेन चीज़ ये है कि मैच पहली बार खेला है। मैच पहली बार खेला है और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस खिलाड़ी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए स्पीड के। कल का जो मैच हुआ था, कल का किस में? गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। उस मैच के अंदर इस खिलाड़ी ने 154 की स्पीड से बॉल डाली है, जो कि इस साल की आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। हमारे पूरे इंडिया के अंदर मात्र 3 या 4 ही ऐसे बॉलर हैं जो कि इस पेस पे बॉलिंग करा सकते हैं। और उसमें से एक खिलाड़ी हमारे राजस्थान से आता है और हमारी एकेडमी से आता है, अरावली क्रिकेट क्लब से। तो काफ़ी बड़ा क्लब है। इस क्लब से करीब 10 या 12 प्लेयर स्टेट के लिए खेल रहे हैं और उसमें से 4 प्लेयर आईपीएल के लिए पहुंचे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई इंडिया भी रिप्रेजेंट करेगा। अंडर 19 इंडिया के लिए कर चुके हैं रिप्रेजेंट, आकाश सिंह ने करा था। तो अशोक शर्मा जो ये खिलाड़ी है, ये मतलब इस टाइम पे बीसीसीआई की नज़र में आ चुका है और सबकी नज़र में। किस लिए? पेस के लिए। पेस जो है ना, एक बहुत बड़ी डिमांडिंग चीज़ होती है फास्ट बॉलिंग के अंदर। जैसे बैटिंग में बोला जाता है ना, छक्के मारना, कौन खिलाड़ी कितने अच्छे छक्के मार रहा है।
ये क्या है, थोड़ी सी आई कैचिंग चीज होती है, दर्शकों को देखने में पसंद आती है। उसी तरीके से पेस होता है, 150, 154, 152 की स्पीड पे बॉल डालना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके लिए खिलाड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एक तरीके से वो कह सकते हैं यार कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, सालों की कड़ी तपस्या, उसका फल निकल के आता है। ये बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब जो हमारा टॉपिक है ना कि बच्चे कैसे खेलें, एक छोटे से लेवल से उठ के बड़े लेवल पर कैसे पहुँचे, ये अशोक शर्मा है ना, इसकी एक सबसे बड़ी कहानी बताता हूँ मैं आपको। जी बताइए। इस खिलाड़ी ने जब क्रिकेट चालू की थी ना, इसका भाई है अक्षय और इसका नाम है अशोक, है ना, अक्षय अक्षत नाम है इसके भाई का। तो जब इन दोनों ने क्रिकेट खेलना चालू की, इसके पापा हैं किसान, इसके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इसके पापा ने कही कि मैं तुम में से किसी एक को क्रिकेट खिला सकता हूँ, दोनों को नहीं खिला सकता भाई, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तो जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करा ना वो इसमें करा इसके भाई ने। इसके भाई ने कहा इसको खिलाओ क्रिकेट, मगर ये खेलेगा अगर मैं नहीं खेलूंगा तो इसके भाई ने अपना ड्रीम सेक्रीफाइस कर दिया, अपना गेम सेक्रीफाइस कर दिया, किस लिए, ताकि मेरा भाई खेल सके। बड़ा ब्यूटीफुल स्टोरी। तो वो भाई का सेक्रीफाइस, उसके घर वालों का उस तरीके से सपोर्ट करना। किसान बैकग्राउंड है यार, बिल्कुल पैसे वाले नहीं है, एकदम सरल साधारण बैकग्राउंड से आता है लड़का, एकदम सीधे साधा बैकग्राउंड से, वहाँ से निकल के इतना ऊपर के लेवल पर पहुँचा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत मेहनत करी है। इस तरीके से मेहनत कर करके कई सारी स्टोरीज हैं यार, बहुत खिलाड़ी निकल के आते हैं इस तरीके से मेहनत करते हैं, छोटे से लेवल से अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, दिन दिन रात रात लगे रहना पड़ता है। कई बार इन खिलाड़ियों के फेज़ में ऐसा भी समय आता है कि मेहनत कर रहे हैं मगर कुछ अचीव नहीं हो रहा है। ये जो 4 खिलाड़ी मैंने बताए ना, इन चारों खिलाड़ी के ऐसा नहीं कि करियर एकदम ग्राफ एकदम ऊपर की तरफ चला है कि अब IPL खेल रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा है। एक टाइम पे ऐसा था कि मेहनत कर रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, मगर कुछ अचीव नहीं हो रहा था। तो वो होता है कि वो पेशेंस भी अगर आप दिखा सकते हो कि भैया बहुत समय मेहनत भी करें, अच्छी परफॉर्मेंस भी करें, मगर कुछ मिले नहीं, तो फिर आप सोच सकते हो कि यार ये हम कर सकते हैं। मतलब पेशेंस भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, मेंटल टफनेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इस गेम के लिए। क्योंकि भैया बहुत लोग लगे हुए हैं लाइन में, बहुत लोग हैं लाइन में आज के टाइम पे, अगर आपको ये ड्रीम पूरा करना है तो हर्ष, आपने सुना होगा कि हमारे भरतपुर में से भी कुछ प्लेयर्स अभी IPL में सिलेक्ट हुए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? भैया हमारे भरतपुर से अभी 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं IPL में, एक का नाम है आकाश सिंह और एक है कार्तिक शर्मा। तो आकाश सिंह तो हैं वो इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में है। आकाश सिंह को खेलते हुए शायद 4 या 5 साल हो गए IPL खेलते खेलते। वो इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले हैं और ये उनकी तीसरी टीम है। और एक जो नया खिलाड़ी है जो कि इस टाइम पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में सेंसेशन बनी हुई है, वो है कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा क्या है, अनकैप्ड प्लेयर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस पे उसको खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख में। आज तक कोई भी खिलाड़ी अनकैप्ड प्लेयर बोलते हैं जो कि इंडिया के लिए नहीं खेले, उनको अनकैप्ड प्लेयर बोला जाता है। आज तक कोई भी अनकैप्ड खिलाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी प्राइस में नहीं गया है। तो ये हमारे भरतपुर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनकी जर्नी कैसे रही थी, कहाँ ये प्रैक्टिस करते थे या कहाँ से ये इनकी ट्रेनिंग हुई है, कुछ आपको आइडिया है इस बारे में? भैया कार्तिक की जर्नी की बात करें ना तो यहाँ पर पास में ही भरतपुर के पास में बिजपुरी है। दीपक चाहर, राहुल चार तो आप जानते होंगे। हाँ। दीपक चार और राहुल चार के जो फादर है ना वो वहाँ पर एकेडमी रन करते हैं। बहुत बड़ी एकेडमी है उनकी, काफ़ी अच्छी एकेडमी है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत प्लेयर्स की हेल्प करते हैं वहाँ पर। दीपक चार के जो फादर हैं वो एकेडमी चलाते हैं, उन्हीं ने ही दीपक चार और राहुल चार को इंडिया खिलाया है। अच्छा, वो क्रिकेट कोच है? हाँ, वो क्रिकेट कोच है, उन्हीं ने ही दीपक चार और राहुल चार को इंडिया खिलाया है। और उनकी ये जो एकेडमी में है ना, उनकी खास बात ये है यार, वो बहुत ज़्यादा प्लेयरों का सपोर्ट करते हैं। कई सारे प्लेयर जो फीस नहीं दे पाते हैं ना, मगर उनको ये दिखता है कि ये मेहनत कर रहा है, मेहनत में पीछे नहीं हटेगा, तो वो उससे फीस नहीं लेते हैं, उसकी फीस छोड़ देते हैं। और बहुत खिलाड़ियों के करियर बनाए उन्होंने। तो वहीं से जो जर्नी है ना आपके कार्तिक शर्मा की चालू हुई थी। तो उसके पापा ने भी वहीं से, उसके पापा का ड्रीम चालू हुआ कि मेरे को अपने बेटे को खिलाना है। तो कार्तिक शर्मा के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है ना, जो सबसे बड़ी मेहनत है, वो है उसके पापा की। जो मैं बोलता हूँ ना कि मतलब हर कोई बोलता है आपको कोई भी बिग अचीवमेंट करना है ना तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा जो सेक्रीफाइस करा है ना वो है कार्तिक के फादर। मतलब यार उसके फादर ने अपना काम छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, अपने ज़मीन बेच दी,
किस चीज़ के लिए? कि बस मेरे को मेरा बेटा टीम इंडिया में पहुंचाना है। और ये आज उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब बच्चे को खिलाते 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 वो कर्ज में तक चले गए। अपनी कर्ज में जाने के बाद उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई। उनका जो डेडिकेशन है ना, उनका जो हार्डवर्क है, मैं ये कहूँगा कोई उसको कंपटीशन नहीं दे सकता। कार्तिक शर्मा के फादर का नाम है, वैसे मैं बता दूं, मनोज शर्मा नाम है उनका। और बहुत ही डेडिकेटेड इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है। तो आज कार्तिक शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहा है। तो ये नहीं है कि यार चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको 14 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया तो एकदम से कोई चीज़ हो गई कि किस्मत बदल गई, लक्की था, ऐसा नहीं था भैया। यार उस लड़के ने 14 साल की, आज वो 19 साल का है, वो जब 14 साल का था ना, 14 साल का छोटा बच्चा होता है, उस साल भी वो ऐसी परफॉर्मेंस करता था कि अंडर 19 के बच्चों को छक्के मारता था। वो अंडर 19, अंडर 23 के बच्चों को छक्के मारता था। वो इस तरीके से वो वहाँ पे पहुँचा है। कार्तिक शर्मा ने डोमेस्टिक में 6 हिटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे इंडिया लेवल में, पूरे BCCI के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने 6 हिटिंग के। इतने छक्के मारे हैं उसने अपने 1 या 2 साल के अंदर जितने आज तक किसी ने नहीं मारे। तो वो जो रिकॉर्ड तोड़ा है ना, उस रिकॉर्ड के उसको 14 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं। इससे मुझे एक बात याद आ गई हर्ष। किसी इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहते या बन पाते। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने जितना स्ट्रगल किया, अब आपने बताया जैसे कार्तिक शर्मा जी के मिस्टर मनोज कुमार जी ने इतना स्ट्रगल किया। तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कुछ बड़ी अचीवमेंट कर ले, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, ज़्यादा बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बिल्कुल अपने बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छा आपने ये बात बताई हर्ष। इंडिया में क्रिकेट देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत हार्डवर्क, हार्डशिप्स, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? भैया ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ड्रीम इतना बड़ा है, गोल इतना बड़ा है कि अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस तो कई सारे करने ही पड़ेंगे। टीम इंडिया के लिए कई सारे खिलाड़ी खेले हैं। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो टीम इंडिया में, कई सारे उन ऐसे खिलाड़ी हैं कि हमारे भरतपुर जैसे ही छोटे छोटे शहरों से आए हैं। रिंकू सिंह का एग्जाम्पल ले लो। रिंकू सिंह अलीगढ़ से आए हैं। उनके फादर क्या करते थे? रिंकू सिंह के फादर गैस एजेंसी का काम करते थे। गैस एजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह सिलेंडर पहुंचा के आना। आज रिंकू सिंह खेले हैं। अभी रिंकू सिंह के IPL खेलने के बाद भी अब वो इंडिया टीम में आ गए। रिंकू सिंह IPL रिप्रेजेंट करके करोड़ों में बिक गए। उसके बाद भी उनके पिताजी सिलेंडर बांट रहे थे घर घर जाके। और रिंकू सिंह क्या करते थे? उससे पहले रिंकू सिंह की जॉब लगी थी म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाने की। रिंकू सिंह की वो खिलाड़ी आज करोड़ों में बिक चुका है, IPL खेल रहा है और इंडिया टीम के लिए खेल रहा है। उस खिलाड़ी की एक टाइम पे जॉब लगी थी म्यूनिसिपैलिटी में झाड़ू लगाने की। शुरू के कुछ दिन वो जॉब पे गए, मगर उन्होंने मना कर दी कि मैं ये छोटा काम नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह सकते हैं कि यार उस खिलाड़ी को अपने ऊपर भरोसा था। उसको ये था कि मेरे में इतनी दम है कि मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ये छोटा काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। काम तो ये है कि यार इंसान को अपनी परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ता है। तो इतनी छोटी सी जगह से वो खिलाड़ी आया और इतना ऊपर पहुंचा। ऋषभ पंत है, बहुत कठिनाइयों से निकल के आते हैं कई सारे खिलाड़ी। ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत की बताते हैं। ऋषभ पंत दिल्ली के रहने वाले हैं। ऋषभ पंत ने एक बार हमारे राजस्थान से क्रिकेट खेलने के लिए ट्राई किया था। ऋषभ पंत हमारे राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 16 के लिए खेले थे। तो ऋषभ पंत की बताते हैं, वो भी काफ़ी थोड़े से गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऋषभ पंत उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे उनके पास, तो गुरुद्वारों में जाके रुकते थे, लंगरों में खाना खाते थे। तो इस तरीके से कई सारी स्टोरी सुनने आती हैं। और सबसे बड़ा नाम है यार महेंद्र सिंह धोनी। एक TT की नौकरी करी, कितना ज़्यादा, वो तो मूवी में सबने देखा होगा यार। झारखंड को कोई कंसीडर भी नहीं करता है यार, है ना। आज भी झारखंड की टीम, अब दूसरा प्लेयर निकल के आया वहाँ से, ईशान किशन। उससे पहले जो पहले निकल के आया था वो महेंद्र सिंह धोनी। इन खिलाड़ियों की वजह से उन शहरों को जाना गया है। इन खिलाड़ियों ने इतना बड़ा काम किया है कि रांची को पूरे भारत ने जाना, है ना। तो वो चीज़ मैं कहता हूँ कि मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि रांची की इकोनॉमी कितनी छोटी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडिया खेले, IPL खेले और उन्होंने जो टैक्स पे किया ना उतनी कमाई से, वो रांची के नंबर 1 टैक्स पेयर बन गए थे।
रांची के और पूरे झारखंड के नंबर 1 टैक्स पेयर बन गए थे वो। तो आप सोच सकते हो इकोनॉमी जिस जगह की इतनी कम है, इतने छोटे शहर से इतने खिलाड़ी इतना बड़ा ड्रीम रख के सब सेक्रीफाइस करके और इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकता है, तो डेफिनेटली यार हमारे भरतपुर से भी खिलाड़ी ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। आकाश सिंह इंडिया अंडर 19 के लिए खेले, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, आईपीएल में खेल रहे हैं। अब कार्तिक शर्मा आईपीएल में खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आगे भी आपको कई सारे नाम सुनने को मिलेंगे जो कि आईपीएल भी खेलेंगे और इंडिया टीम के लिए भी पहुँचेंगे हमारे भरतपुर से। एक चीज़ कहना चाहूँगा, छोटे शहर से आना कोई गलत बात नहीं होती, छोटे शहर से आना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात अगर है तो छोटी सोच रखना। इंसान को सोच बड़ी रखनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए कि अगर हाँ मैं मेहनत करूँगा तो मैं ये कर लूँगा। तो सबसे बड़ी वो चीज़ है कि सोच बड़ी रखो। शहर छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। जितनी बड़ी सोच आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, वो चीज़ें। और बस वो है कि थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी डेडिकेशन और विल पावर, थोड़ी सी विल पावर दिखानी पड़ेगी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कभी कभी मतलब मैं फेलियर के ऊपर बात करना चाहूँगा कि कभी कभी हमें लाइफ में ये भी डिसीजन लेना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमें कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या उसको कैसे डील करें, या कैसे समझ में आए कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, या फिर हम वो अप्रोच रखें कि कुछ भी होगा देखा जाएगा बट अब तो यही ज़िंदगी है, वो अप्रोच रखें, या फिर किसी टाइम पे जाके ब्रेक थ्रू कोई पॉइंट आए और वो कैसे हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, या अपने आप वो प्लेयर्स को समझ में आ जाता है, या फिर ऐसा कोई ब्रेक पॉइंट होता है कुछ? मैं उसके लिए कहूँगा कि भैया इंसान को एनालिसिस आना चाहिए। और सबसे पहले एनालिसिस में मैं नहीं कहूँगा किसी और का एनालिसिस करे, किसी दूसरे का एनालिसिस करे। सबसे पहले आना चाहिए कि इंसान खुद का एनालिसिस कर सके। तो जब इंसान खुद का एनालिसिस करता है ना, तो इंसान इम्प्रूव भी करता है कि क्या मेरे पॉजिटिव्स हैं, क्या मेरे नेगेटिव्स हैं, और मैं अपने नेगेटिव्स को कितना दूर कर रहा हूँ, पॉजिटिव्स को कितना ज़्यादा डेवलप करता जा रहा हूँ। तो उस एनालिसिस के थ्रू इंसान पता लगा सकता है कि मेरे को किस चीज़ में कंटिन्यू करना है या किस चीज़ को मेरे को छोड़ना है। तो मेरा डिसीजन तो उसी चीज़ को लेके था। और मेरे हिसाब से किसी खिलाड़ी का, हर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है, तो जिसका जितना अच्छा गेम होता जाता है उसको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। शुरू में खिलाड़ी खेलता है और बाद में उस खिलाड़ी को क्रिकेट खिलाती है। शुरू में वो खुद अपना पैसा लगा के खुद मेहनत करके खेलता है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जब स्टेट लेवल पे खिलाड़ी पहुंचता है, स्टेट लेवल मतलब उसको एक नेशनल लेवल बोला जाता है, डोमेस्टिक लेवल है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पहुंच गया मतलब आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मतलब वहाँ से एक ये है कि लेवल मिल जाता है खिलाड़ी को, एक अच्छी कमाई होने लग जाती है। तो फिर उसके बाद खिलाड़ी अपने गेम को देख के पता लगा सकता है कि अब मेरे को कंटिन्यू कितना रखना है, वो चीज़ है। हर्ष, एक बात बताइए, इंडिया में बीसीसीआई ही टूर्नामेंट कराती है क्रिकेट के, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर किसी प्लेयर के माइंड में या उसके एम में होने चाहिए? बीसीसीआई, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, वही पूरे इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती है, वही क्रिकेट चलाती है। और बीसीसीआई में कहूँगा कि जो हमारे इंडिया की जो क्रिकेट एसोसिएशन जो काम कर रही है ना, वो मेरे को नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड में कोई और क्रिकेट एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर रही है। आज के टाइम पे कई सारे टूर्नामेंट होते हैं, जूनियर लेवल पे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अंडर 14, 16, 19 और सीनियर। इसी तरीके से स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 14 का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है, अंडर 16 का होता है, अंडर 19 का होता है। इसमें है जैसे कि वीनू माकंड, विजय मर्चेंट ट्रॉफी और डूंगरपुर शील्ड, है ना। इस तरीके से फिर जब आप सीनियर में पहुंचते हो तो वहाँ पर होती है आपकी रणजी ट्रॉफी जो कि टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है। उसके बाद आती है आपकी विजय हज़ारे वो हो जाती है आपकी जिसमें वनडे के टूर्नामेंट होते हैं डोमेस्टिक के। और उसके बाद आ जाती है आपकी सैयद मुश्ताक अली। तो ये टूर्नामेंट हैं कि जिनके ऊपर खिलाड़ी को फोकस रखना चाहिए, जो कि इंडिया टीम में सेलेक्ट होने के लिए या एक मतलब क्या कहते हैं लोग बड़े सेलेक्टर की नज़र में आने के लिए इन टूर्नामेंट में खेलना खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे अगर आप कहो कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग हो चुकी है, मगर आईपीएल तक पहुंचना कैसे है, तो ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में जो सैयद मुश्ताक अली है, जो बीसीसीआई की डोमेस्टिक T20 लीग है, उसमें जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, उन खिलाड़ियों को आईपीएल की टीम पिक करती है, ज़रूर पिक करती है।
और इसी तरीके से जो रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे हैं वहाँ पर अच्छा करते हैं तो आपको इंडिया टीम में अच्छी चांस मिलती है, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए चांस मिलती है। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट, ये डिस्कशन, ये बातचीत एंड करते हैं। आई होप हमारे व्यूअर्स को कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ अवेयरनेस मिली होगी, और ऐसी अवेयरनेस की वीडियोस, टॉपिक्स हम और लाते रहेंगे। उसके लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू हर्ष, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एंड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा बोले आप। एंड आई होप कि फ्यूचर में भी हम किसी और टॉपिक पे ऐसे ही चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ आइडिया, अवेयरनेस मिली होगी कि हम क्रिकेट की जर्नी, एक कड़ी तपस्या का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। और अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो मैं अपने छोटे भाई हर्षराज की आईडी विद कैप्शन, आई विल मेंशन इन माय कैप्शन, आगे ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।